Till now, we will study about the charges. How many type of charge we have. अब तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के चार्ज हम इसमें लेके चलते हैं. अब आ जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप इसमें सिंपल ये ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक नेचर होता है चार्ज का, जिसमें यहाँ पे लिख दूँ बेसिक नेचर ऑफ चार्ज. तो बेसिक नेचर जो चार्ज का होता है वो ये है आपके पास कि जो सेम चार्ज होंगे आपके पास, यानी सेम नेचर ऑफ चार्ज जो होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज will repel each other while opposite nature of charge will attract each other. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा वो रिपेल करेगा एंड द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर. सेम नेचर ऑफ चार्ज विल repel each other. Suppose we have positive charge and positive charge. If we have the two positive charges and if positive Q1, right, Q1 plus Q1 and again plus Q2, then the force which we get due to these two charges will be of the repulsive nature. वो repulsive nature का होगा. Similarly, if we have the two charges, one is plus Q1 and another is minus Q2, then these two charges are of the opposite nature. ये दोनों charges जो है opposite nature के हैं, तो that's why we the force between these two charges will be of the attractive in nature. तो यहाँ पे attractive हो जाएगा क्योंकि opposite charge है, opposite charge में से एक दूसरे को attract करते हैं and same charge will repel each other. तो यहाँ पे जो पहले में केस में आएगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा, सेकंड में केस में आएगा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है. सेकंड में आपको बता दो, थर्डली आप इसको सिंपल अपने ध्यान में रखिएगा कि जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की वो है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. Additive nature of charge means we can add the charge but present in a body. अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है बॉडी में, सपोज करिए Q1 Q2 Q3 चार्जेस प्रेजेंट है बॉडी में, देन वी कैन ऐड दीज चार्जेस. एंड चार्जेस जो प्रेजेंट होंगे बॉडी में उनको ऐड किया जा सकता है. ठीक है, टोटल चार्ज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज देन वी कैन ऐड दीज चार्जेस. इसमें सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन चार्ज मींस होगा आपके पास द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी रिमेन कंजर्व. जो टोटल चार्ज होता है बॉडी में वो कंजर्व रहता है फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बाहर से अभी कोई इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन बॉडी विल रिमेन कंजर्व, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और जो थर्ड इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके जिसके ऊपर बेस्ड आपके पे क्वेश्चन भी आया, वो है आपके पास the third one is क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज. अब ये टर्म आपके पास याद रखिएगा, क्वांटिनाइजेशन होता क्या. क्वांटिनाइजेशन का मतलब हो गया आपके पास कि जो चार्ज होगा आपके पास इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज. एंड चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी में वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला for write down quantization of charge. So in place of quantization charge you can write Q is equal to plus minus Na, where Q is the charge, E is the value of electron, that is E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 and N is equal to 1, 2, 3 and so on. राइट, वैन आपके पास कुछ भी हो सकता है. क्यू हो गया वो चार्ज हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन राइट 1.6 माइनस 19 कूलम. ये हमने इसकी वैल्यू को लिख के चलना है. तो ये क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है आपके पास. इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन में न्यूमेरिकल उसमें दे रखा है. तो आपको इस फॉर्मूले से इसको नंबर ऑफ चार्जेस को यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी. एक किसी बॉडी में कितने चार्ज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू N से आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इसमें से याद रखना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटिनाइजेशन वाली, जो आपको इसमें से याद रखनी है. बाकी प्रॉपर्टीज आपको दूसरी स्टार्टिंग प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि उनका नेचर क्या होता है चार्ज का. पॉजिटिव चार्ज जो भी सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. तो ये चीजें आपको इसमें से याद रखनी है. तो ये है आपके पास इसमें से चार्ज. अब इसकी याद आती है इसकी यूनिट. तो चार्ज की जो यूनिट होती है उसको मेजर किया जाता है कूलम में. यूनिट होती है आपका द यूनिट ऑफ
the unit of charge is coulomb। ठीक है, तो यूनिट होती है चार्ज की, कूलम है, इसको कैपिटल सी से आप इसको इसमें से इस तरह से डिनोट कर देंगे। और द लास्ट इसका बता दो कि जो चार्ज होती है आपके पास, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट द वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। मींस इन इफ यू want to measure the charge, then it is necessary that we must there is no need to calculate its direction because it is a scalar quantity। तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, इसमें खाली मैग्नीट्यूड लेना होगा। we have to take the magnitude only। तो चार्ज का हम खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज क्या है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया। अब आएगा इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट होने का मतलब होता है, देखिए आपके पास दो टाइप के मटेरियल्स है। एक मटेरियल होता है आपके पास कंडक्टर, एक मटेरियल है आपके पास इंसुलेटर। एक और मटेरियल आपके पास आता है दैट इज द सेमीकंडक्टर, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आपके दो टाइप के मटेरियल्स हैं। फर्स्ट वन इज द इंसुलेटर एंड सेकंड वन इज द कंडक्टर। नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर इफ वी give the charge to the insulator and give the charge to the conductor। तो पहले अगर हम चार्ज इनको दे रहे हैं, कंडक्टर या इंसुलेटर को चार्ज दे रहे हैं, तो उसमें होता क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। आपको मालूम है इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने का मतलब होता है कि if we supply the charge to the insulator then they accumulate the charge। ये सपोज करिए इंसुलेटर है, तो चार्ज अगर if we provide the charge, अगर यहाँ से आपने कोई चार्ज दिया तो ये चार्ज यहाँ पे होगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। इट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। वो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो जाता, वो accumulate हो जाता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Whereas in case of the conductor, अगर हम कंडक्टर्स को लेके चलेंगे तो कंडक्टर के केस में ये देखिए मैंने ये केस लिया आपके पास इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का केस है। अगर मैं यहाँ कंडक्टर का केस ले लूं तो कंडक्टर के केस में देखिए इफ वी गिव द चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट देन इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा आपके पास वो चार्ज होगा। कंडक्टर के केस में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो होगा वो मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाता है। तो डिफरेंस जो बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में वो ये है कि इन केस ऑफ द इंसुलेटर चार्ज will accumulate at a particular point because insulator provide a high resistance to the flow of the charges। that's why charge do not flow from point A to point B। ये चार्ज जो होता है, ये इंसुलेटर जो होता है, ये चार्ज को एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उस हाई रेजिस्टेंस के कारण जो चार्ज होता है वो ए से बी तक फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी एक ही जगह पे रहेगा। सेकंड आता है कंडक्टर। इन केस ऑफ द कंडक्टर चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये उसको फ्लो प्रोवाइड करते हैं, वो पाथ प्रोवाइड करते हैं, और जो चार्ज होता है वो इजीली मूव कर जाता है कंडक्टर से। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस होता है चार्ज इंसुलेटर और कंडक्टर्स में। अब आता है आपके पास क्वेश्चन कि अगर हम दो बॉडीज को, दो इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो क्या होगा। अगर दो बॉडीज को हम रब करेंगे, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने रब किया तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम लेंगे, सिंपल सा एग्जांपल है, कॉम को अगर आप लीजिएगा उसको आप हेयर्स के साथ रब करिए और देन ब्रिंग द सम बिट्स ऑफ द पेपर एंड व्हेन वी bring a comb near the bits of the paper, then what will happen, they will attract it towards the comb। अगर आप ये comb को पेपर के पास लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा लाइक दिस। ये आपके पास कॉम पे सपोज करिए यहाँ पे आपके पास अब ये बिट्स ऑफ पेपर जो होंगे आपके पास इस तरह से ये अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्ट जो हो गया आपके पास कॉम और ये हो गया आपके पास पेपर। तो होगा क्या आपके पास, यहाँ से हमने रब किया इसको, हेयर्स के साथ रब किया, हेयर्स के साथ रब करने के बाद जब हम इसको पेपर से खोलते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इसको इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया, उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये चार्ज आ गया आपके पास तो इसको हम कहते हैं, ये जो फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हुआ आपके पास, जिसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण से हुआ था, रबिंग के कारण से हुआ था। हमने कॉम को रब किया था विद द हेयर्स, तो ये कहलाएगा आपके पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कहते हैं, इस पूरा प्रोसेस हुआ ये कहलाया आपके पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास
कि अगर ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ये तो इन्फ्लेटर का केस था, अगर ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, फ्लो होना स्टार्ट हो जाने का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में फ्लो हो रहा है। अगर आपने कोई सेल लिया और उस सेल से अगर आपने, ये सिंपल सा केस होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक सेल लिया आपने और एक सेल से आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और एक बल्ब लगाने के बाद आपने देखा, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया आपने देखा कि बल्ब जो हो गया वो आपके पास बल्ब जो है वो और स्टार्ट हो रहा है जलना। अगर बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ये वायर को लगाया था। अब इससे चार्ज हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो गया, तो जब चार्ज फ्लो होता था उसको हम कह देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इन दो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वी कैन कंक्लूड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ द electricity. One is the frictional electricity and another is the current electricity. इन दो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वो होगी आपके पास इन केस ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर एट रेस्ट। कौन जो था उसमें चार्जेस जो थे वो रेस्ट में थे, वो मूव नहीं किया आपके पास, उसमें खाली अट्रैक्शन हुआ, मैंने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन से हो गया, चार्जेस जो होंगे वो आपके पेपर भी मूव नहीं करेंगे, केवल फ्रिक्शन के कारण से है जो वो इलेक्ट्रीफाइड हुई थी। कौन सेकेंडली, अगर यहाँ पे सेकंड केस देखिए, कंडक्टर केस में यहाँ पे हमने सेल लगाया, इन प्लेस ऑफ द वायर एंड सेल वी ग्लो ए बल्ब। इस बल्ब को हमने जो है ग्लो कर दिया, जलना स्टार्ट हो गया। तो बल्ब जब जलना स्टार्ट हुआ, क्यों जलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वायर थी, ये वायर एक कंडक्टर है आपका, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी आई इन दोनों के बेस में, एक आती है आपके पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी आती है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब हो गया चार्जेस आर एट रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी को विद का, और दूसरा हो गया आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है। तो अब तक का जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो चार्ज से स्टार्ट होता है। चार्ज जो था वो बेसिक और इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप उसको कह सकते हैं। उसी के कारण से उनका जो इफेक्ट होता है चार्ज का, उसी इफेक्ट के कारण से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मिली हुई है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसके ऊपर आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ये मैंने आपको करवा दिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। थैंक यू।